स्वागत है आप सभी का। होप सो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि मैं मेरे चैनल के ऊपर कभी भी सब्सक्राइब के लिए या मेरे वीडियोस को लाइक के लिए, शेयर के लिए मैं कभी भी नहीं कहता हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि पढ़ाई के साथ साथ आजकल की जो जनरेशन है उसको मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैंने अपना एक सेकंड चैनल भी बनाया है बाय द नेम डॉक्टर NS जैन के नाम से, जिसमें मैं खूब सारे कैरियर ओरिएंटेड वीडियोस भी डालूंगा और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो वीडियोस होते हैं उनकी भी मैं पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर आऊँगा। तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बायोलॉजी के वीडियो के साथ साथ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो पढ़ाई के साथ साथ जो लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी ज़रूरी होता है, वो भी आपको मेरे दूसरे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो आपने इस चैनल के ऊपर तो मुझे भरपूर प्यार दिया है। आपके कमेंट जो आते हैं वही मुझे उत्साह देते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो मेरे उस चैनल को भी इतना ही स्नेह दीजिए, उतना ही प्यार दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू या उपकला उत्तक, इसका पार्ट 1 मैंने हिंदी मीडियम के अंदर बना दिया है, राइट। और ये पार्ट 2 है आज। अच्छा, एक चीज़ और मेरे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जो है वीडियोस डालने के अंदर मुझे डिले हो जाता है। उसका एकमात्र कारण है कि मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से बना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जो बच्चे कोचिंग किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो मैं स्क्रीनशॉट भी हर वीडियो का लास्ट में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो नोट्स को भी मेंटेन कर सकें। तो कभी कभी यदि मैं वीडियोस को लेकर आपकी नाराज़गी रहती है कि मैं कभी कभी डिले हो जाता हूँ, तो उसके लिए मैं तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं भरपूर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। आपकी सक्सेस ही मेरा मुख्य मोटो है, तो आपके साथ में हूँ मैं हमेशा। सो देखिएगा, आज की क्लास में एपिथेलियम टिश्यू क्या है उसको डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं अपने। एपिथेलियम शब्द रियुश द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट था रियुश, उसने ये उपकला शब्द या जो एपिथेलियम शब्द है वो दिया था। नंबर 2, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान आप सब जानते हैं कि सारा जो टिश्यूज और ऑर्गन्स वगैरह और जो डेवलप होते हैं वो सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही डेवलप होते हैं। तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एपिथेलियम सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला उत्तक है। वैसे तो अलग अलग प्रकार के उत्तक है बॉडी के अंदर, लेकिन भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान यदि कोई सबसे पहले परिवर्तित होने वाला यदि कोई उत्तक है, टिश्यू है, तो वो कौन है? एपिथेलियम टिश्यू है, यानी कि उपकला उत्तक है। क्लियर? अच्छा, ये केवल एकमात्र ऐसा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं हमेशा एक नियमित स्तर के रूप में व्यवस्थित रहती है। नियमित मतलब एक रेगुलर पैटर्न के रूप में स्थित होती है। वापस से बोल रहा हूं, ये एकमात्र ऐसा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं हमेशा एक नियमित स्तर के रूप में क्या रहती है? व्यवस्थित रहती है। एक पूरा की पूरा एक यूनिफॉर्म स्तर या लेयर के रूप में इसकी कोशिकाएं जो होती है वो हमेशा पाई जाती है। प्लस ये भी ध्यान देना होगा कि इस उत्तक में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। पुनरुद्भवन समझते हैं ना, रीजनरेशन। दिस टिश्यू इज हैविंग अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है नाउ, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक बात नोटिस करनी होगी कि तंत्रिका उत्तक में रीजनरेशन की क्षमता अनुपस्थित होती है। या तो अनुपस्थित होती है या होती भी है तो बहुत बहुत क्या होती है? कम होती है। तो याद रखना, तंत्रिका उत्तक के परिप्रेक्ष्य में ये जो परिभाषा थी इस एपिथेलियम टिश्यू की कि उसमें परिवर्धन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो अपार होती है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। तंत्रिका उत्तक में रीजनरेशन की क्षमता जो होती है वो या तो कम होती है या अनुपस्थित होती है, ये ध्यान देना होगा। अब ये उत्तक है कहां पर? तो यह उत्तक या तो बाह्य वातावरण, आप सब जानते हो उपकला उत्तक जो होता है या तो बाह्य वातावरण, राइट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ फेस करता है, या कोई शरीर द्रव्य की तरफ क्या करता है? फेस करता है। एंड दस इट प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग। वैसे भी आप जानते हो कि उपकला उत्तक जो होता है
वो या तो कवरिंग बनाता है या किसी चीज को लाइन करता है ना, किसी चीज को रेखित करता है, लाइन करता है, या किसी चीज को कवर करता है। और याद रखना कि जो उत्तक है या तो ये बाह्य वातावरण को फेस करेगा या फिर किसी बॉडी फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड मतलब शरीर द्रव्य, राइट, और बाह्य वातावरण मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करेगा, फेस करेगा। इज इट क्लियर? नाउ अब ये जो एपिथेलियम शब्द है ये कैसे बना? तो एपिथेलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एपी और थीलिया, और पूरा मिलकर क्या बनेगा, एपिथेलियम। एपी का मतलब होता है अपॉन, और थीलिया का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। मतलब ये उत्तक किसी और उत्तक के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। तो याद रखना एपिथेलियम का शाब्दिक अर्थ क्या है, एपी मतलब अपॉन और थीलिया मतलब ग्रोथ। एपी मतलब अपॉन किसी के ऊपर, और थीलिया मतलब क्या होता है, ग्रोथ, वृद्धि। अतः यह एक ऐसा उत्तक है जो किसी अन्य उत्तक पर वृद्धि करता है, या किसी अन्य उत्तक पर वृद्धि करता है। एपिथीलिया किसी अन्य उत्तक पर वृद्धि करने वाला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिथीलियम कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, किसी दूसरे उत्तक के ऊपर ग्रो करने वाला। अब प्रश्न उठता है किसके ऊपर ग्रो करता होगा, तो एपिथेलियम सदैव संयोजी उत्तक पर वृद्धि करता है। मतलब इसके नीचे क्या हो गया, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक तो सब समझते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये किसी उत्तक के ऊपर ग्रो करता है, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इट ग्रोज ऑन कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू सदैव संयोजी उत्तक पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्लियर है ना? इस उत्तक की कोशिकाएं, इस उत्तक की कोशिकाएं याद रखना, इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, कौन से उत्तक की, अपना जो पढ़ रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू, इस उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती है। मतलब कोशिकाएं जो होती है वो बहुत पैक्ड होती है ना, इनके बीच में किसी कारण से भी, मतलब इनके अंदर इस उत्तक में अंतराकोशिकीय अवकाश क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब कि इस उत्तक की, उपकला उत्तक की कोशिकाएं बहुत क्लोजली पैक्ड होती है, एक दूसरे से सटी रहती है, और उनके बीच में किसी भी प्रकार की जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है या जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है वो नहीं होता है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कोशिका सटी हुई है, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं है, तो इस कारण इस उत्तक को, आप देखिए समझिएगा, इस कारण इस उत्तक को रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स, लसिका वाहिनियां यानी कि लिम्फ वेसल्स, और केशिकाएं मतलब कि कैपिलरीज भेद नहीं सकती है, एवं इस उत्तक में रक्त परिसंचरण अनुपस्थित होता है। याद रखना, दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती है, इस कारण से इनके अंदर अंतराकोश के अवकाश नहीं होते हैं। अब अंतराकोश के अवकाश नहीं हुए तो क्या होगा, तो उस कारण इस उत्तक के अंदर जो रक्त वाहिनियां है, जो लसिका वाहिनियां है, केशिकाएं हैं, वो इस उत्तक को भेद नहीं सकती। अब उत्तक को भेद नहीं सकती तो इस उत्तक में रक्त परिसंचरण होने का सवाल ही नहीं उठता है। जब रक्त वाहिनियां ही नहीं है या लसिका वाहिनियां ही नहीं है, केशिकाएं प्रवेश नहीं कर पा रही है, तो ये बात तय है कि इस उत्तक में रक्त परिसंचरण अनुपस्थित होता है। याद रखना, इस उत्तक में किसी भी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। फिर बड़ा प्रश्न उठता है कि जब ब्लड की सप्लाई नहीं हुई तो ब्लड ही तो कोशिकाओं के लिए पोषक पदार्थों को वहन करके लेकर आता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस उत्तक की कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आधारी संयोजी उत्तक पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियम के नीचे कौन सा टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हमने कहा था कि हमेशा संयोजी उत्तक के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो जो संयोजी उत्तक होता है, इस उत्तक की कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आधारीय संयोजी उत्तक पर निर्भर करती है। मतलब एपिथेलियम के पास में, खुद के पास में तो सप्लाई नहीं है किसकी, ब्लड वगैरह की, तो उसके पास पोषक तत्व आएंगे नहीं, तो इस उत्तक की कोशिकाएं अपने पोषण के लिए जो इसके नीचे स्थित आधारीय संयोजी उत्तक होता है उसके ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अच्छा, एक और चीज, अब उपकला उत्तक तो ऊपर है, संयोजी उत्तक नीचे, तो उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक के बीच में, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपकला उत्तक ऊपर है, संयोजी उत्तक नीचे, उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक के बीच में एक पतली निर्जीव, पतली थिन निर्जीव, नॉन लिविंग, अकोशिकीय मतलब नॉन सेल्यूलर आधारीय कला क्या होती है, उपस्थित होती है। तो समझ में आ रहा है, उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक के बीच में एक पतली, एक निर्जीव, एक अकोशिकीय परत होती है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, आधारीय कला, अंग्रेजी के अंदर इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और याद रखना, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, राइट, ये जो आधार कला का पाया जाना, ये उसका एक विशिष्ट लक्षण है। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू
डेट उसके अंदर क्या पाई जाती है, ये आधारीय उपकला या जिसको कि हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, वो पाई जाती है। अच्छा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना इज हाईली परमीबल, ये बहुत ज्यादा जो होती है पारगम्यता दर्शाती है, इट इज हाईली परमीबल। तो याद रखना आधार कला की उपस्थिति इस उत्तक का क्या है, विशेष लक्षण है, राइट, ये तो है ही है। और आधार कला बहुत बहुत ज्यादा क्या होती है, परमीबल होती है, हाईली परमीबल होती है। अब ये जो आधार कला है वो 2 परतों की बनी होती है। खुद आधार कला जो है वो कितनी परतों की बनी होती है, 2 परतों की बनी होती है। खुद आधार कला 2 परतों की बनी होती है। कौन कौन सी, अब देखिए आधार कला है कहां पर, आधार कला बीच में, इसके ऊपर क्या है, उपकला उत्तक, इसके नीचे क्या है, संयोजी उत्तक। ऊपर तो है एपिथेलियम टिश्यू और नीचे क्या है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो आधार कला के भी 2 परतें हैं। अब आधार कला का वह भाग जो उपकला की तरफ है, यह आधार कला है। अब इसका ये वाला भाग जो किधर की तरफ है, उपकला उत्तक की तरफ है, उपकला उत्तक की तरफ है, उसको हम क्या कहते थे, बेसल लेमिना। तो ये तो हो गई बेसल लेमिना जो उपकला की तरफ है। और ये किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। और इसका जो स्त्रावन होता है, मतलब ये जो उपकला की तरफ जो बेसल लेमिना है, इसका स्त्रावन कौन कर रहा है, एपिथेलियम कोशिका ही कर रही है। समझ में आ रहा है, ये आधारीय कला है, ऊपर क्या है, एपिथेलियम है, नीचे क्या है, संयोजी उत्तक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस आधार कला का भाग जो कि किधर की तरफ है, उपकला की तरफ है, उसको मैं क्या कह रहा हूं, बेसल लेमिना कह रहा हूं। और ये जो बेसल लेमिना है किसकी बनी हुई, ग्लाइकोप्रोटीन की। तो प्रश्न उठता है कि आधार कला के इस भाग को बनाया किसने, तो एपिथेलियम कोशिकाओं ने बनाया। इसको किसने बनाया, एपिथेलियम कोशिकाओं ने बनाया। अब दूसरा भाग ये आधार कला है, तो इसका ये वाला भाग तो बेसल लेमिना हो गया, लेकिन ये वाला भाग जो कि संयोजी उत्तक की तरफ है, उसको हम क्या कह देते हैं, फाइब्रस लेमिना। इसको क्या कह देते हैं, फाइब्रस लेमिना। तो ये तो हो गया बेसल लेमिना और ये हो गया फाइब्रस लेमिना। अब इसमें क्या है, इसमें इस फाइब्रस लेमिना में इन विच कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर सस्पेंडेड, इसमें निलंबित कौन है, कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसेक्राइड, और म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस लेमिना में क्या है, इसमें कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इस भाग के अंदर कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आधारीय कला का स्त्रावन, ये जो आधार कला है इसका स्त्रावन उपकला से भी हो रहा है, ये रहा उपकला से भी हो रहा है, और इसका स्त्रावन जो है वो संयोजी उत्तक से भी होता है, राइट। तो इसका निर्माण जो हुआ है आधारीय उपकला का, मैं ये कहना चाहता हूं कि उपकला उत्तक से भी हुआ है और संयोजी उत्तक से भी हुआ है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा। अभी एपिथेलियम टिश्यू जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे भाग जो हैं वो बाकी है, जो अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं जल्दी लेकर आऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।